हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण। हम पढ़ चुके हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्यों के साथ साथ हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ा है, उसमें हमने बहुत कुछ नया सीखा है। शुंग वंश पढ़ा है, सातवाहन, कण्व पढ़े हैं और साथ साथ हमने विदेशी हमले पढ़े हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शक, यवन और पल्लव देखा कि जो पर्थियन हैं, जो सीथियन हैं, जो ग्रीक्स हैं, वो लोग कौन थे, क्यों भारत में आए, कैसे वो इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन, इंडो पर्थियन यहाँ पे रहे और उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उनमें से सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो है कुषाण। ये भी बेसिकली भारतीय नहीं माने गए हैं, दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक ऐसे एम्पायर को खड़ा किया, शायद इनसे अच्छा एम्पायर कोई और विदेशी नहीं कर पाया, तो ये माना गया है उस प्राचीन भारत में। तो आज हम कुषाण वंश पढ़ने वाले हैं। कुषाण वंश के सोर्सेज क्या हैं, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ उन राजाओं के नाम भी जो कुषाण वंश के ही माने गए हैं। वैसे तो हम कुषाण वंश में कनिष्क के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इस वंश के संस्थापक माने गए हैं, जिन्होंने भारत में इस वंश का नाम रोशन किया है। तो शुरू करते हैं कुषाण एम्पायर। इनके सोर्सेज क्या बताए गए हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं हमारे पास। कैडफोसिस दूसरा है, उसने कुछ सिक्के चलाए, सिक्के ऐसे बनाए जिसमें उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कनिष्क के सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्कों पे अलग अलग तरह के देवी देवताओं के सिक्कों के ऊपर उनके चित्र बनाए गए हैं, जिससे हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो गंधार आर्ट, गंधार कला के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, तो बहुत सारे स्कल्पचर हमें गंधार आर्ट के गंधार से मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कुषाण एम्पायर के बारे में। इसके अलावा ये माना गया है कि हमारे पास कुछ बुक्स हैं। एक बुक है पानकू की हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट हान डायनेस्टी, तो इससे भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। और एक राजदूत है चाइनीज़, वो आया है चोंगकिन, जो कि यूची जाति का था, उसके द्वारा जो लिखा गया है उससे हमें पता चलता है। नागा अर्जुन का एक हमारे पास लिटरेचर है माध्यमिक सूत्र, उससे हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र से हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा ह्यूनसांग जो भारत में आया, चीनी यात्री, उसने जो कुछ लिखा उससे भी हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। तो कुषाण वंश के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा समय है जहाँ कला का भी विकास हुआ है, लिटरेचर का भी बहुत विकास हुआ है, आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये समय बड़ा ही अच्छा समय माना गया है कुषाण वंश का। इन राजाओं ने कला के साथ साथ, लिटरेचर के साथ साथ अच्छा साम्राज्य भी स्थापित किया है। ये भी माना गया है, बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, ये भी माना गया है कि जो जिन कैडफोसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये और कनिष्क सेम समय में भी हो सकता है राज्य करते रहे हैं, या कनिष्क के ये पूर्वज माने भी गए हैं। ये भी माना गया है कि कनिष्क ने हो सकता है पहले राज्य किया गया हो। तो कन्फ्यूज़न हमेशा चलती ही रहेगी। इतिहास पढ़ना है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस नहीं है हमारे पास इन चीज़ों के। जो एविडेंस हैं उनमें वो पर्टिकुलर डेट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ऐसा करके ही इतिहास को पढ़ते रहेंगे। लेकिन हम किसी भी समय को मिस नहीं करेंगे, ताकि हमें पता चलते रहे कि आखिर कैसे कैसे हमारे भारत देश तक दूसरे देशों से लोग पहुँचे रहे। तो ये कौन थे कुषाण, ये माना गया है, कई जगह पे इन्हें तुर्क कहा गया है। तो ये माना गया है कि चीन के पास, चीनी तुर्किस्तान से ये लोग आए थे, तो इन्हें तुर्क भी माना गया है। इसके अलावा इन्हें चाइना की यूची जाति के लोग माना गया है। ये कहते हैं कि ये यूची जाति के लोग थे, वहाँ पे रह रहे थे। और 165 बीसी में, 165 बीसी में हुंग हू ने इस जाति को हराया। तो ये लोग उस जगह को छोड़ के चाइना की दीवार को पार नहीं कर पाए, ऊंची दीवार थी, तो इन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये लोग निकले और अलग अलग देशों में फैल गए। तो शायद ये यूची जाति ही थी, तो चाइनीज़ जाति भी माना गया इन्हें। इसके अलावा इन्हें ये भी माना गया है कि ये शक जाति के ईरानी थे, शायद ईरान से आए थे। तो किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है। इन्हें पुराणों में तुषार कहा गया है। इन्हें यूची और तोखारी या तोचरियन भी माना गया है। तो अलग अलग नामों से मनाया गया है, लेकिन कुषाण इनको हम जिसे 100% मानते हैं कि ये कुषाण ही हैं, इस तरह से इन्हें हम कुषाण जाति के नाम से जानते हैं। तो कुषाणों के बारे में ये इस जगह से हमें जानकारी मिलती है, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर ये कौन है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं
कॉजल कैडफोसिस पहला, जो पहला इनका संस्थापक माना गया है 15 एडी से 65 एडी तक, 65 बीसी एडी तक, ईस्वी तक। अलग अलग डेट्स है, फिर वही कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि इसने 40 से लेके 70 ईस्वी तक राज किया है, किसी ने इसका 45 से लेके 78 तक राज बताया है। तो हमने एक ऑथेंटिक सा लिया है, वो है हमारे पास 15 से 65। इसके बारे में ये माना गया है कि ये संस्थापक है इस कुषाण वंश का, और इसने कॉपर क्वाइंस चलाए हैं, सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं। इसने यावुग, महाराज, राजाधिराज, सत्य धर्म का अनुयायी, इस तरह की उपाधियां धारण की हैं। कहाँ से पता चलता है? इसके सिक्कों से। सिक्कों के ऊपर ये उपाधियां लिखी हुई हैं। 80 साल तक ये राजा बना रहा, 80 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई है, और इसने काबुल, गंधार, बैक्टीरिया और बलोचिस्तान तक अपने इस साम्राज्य का विस्तार किया है। तो भारत के बाहर वाला इलाका है, जो कि जिसमें से कुछ हिस्सा हम भारत का भी मान सकते हैं, लेकिन वो भारत का इलाका नहीं, भारत से लगती हुई सीमाएं हैं जहाँ पे ये राज करता था। वहां से भारत में आने वाला इसका पुत्र माना गया है। तो इसका पुत्र है कैडफोसिस दूसरा। कैडफोसिस दूसरा एक्चुअल में जाना जाता है विम कैडफोसिस के नाम से। वैसे इसका नाम कैडफोसिस दूसरा भी चलता है, लेकिन ज्यादातर इसकी बात होती है तो विम कैडफोसिस कहा गया है, विम या विमा, तो इसे विम कैडफोसिस भी कहा जाता है। इसका समय है 65 to 75। लेकिन फिर वही बात आती है कि फिर वही हम अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या समय सही है कि नहीं। तो कई जगह पे ये 70 से 110 भी माना गया है, तो श्योरिटी नहीं है इनके समय की। तो ये माना गया है इसने भी सिक्के चलाए, लेकिन गोल्ड के सिक्के चलाने वाला ये पहला कुषाण शासक माना गया है। कॉपर और गोल्ड दोनों सिक्के चलाए हैं। सिक्कों के ऊपर इसने अपने उपाधियां लिखी हैं, देवपुत्र, महाराजा, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, ये इनकी उपाधियां हैं। इस व्यक्ति की क्या खासियत मानी गई है? ये भारत में पहला कुषाण शासक माना गया है, और इसने पंजाब, सिंध, कश्मीर, जो उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का इलाका है, वो इलाका इसने तकरीबन अपने साम्राज्य में मिला लिया था, विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और हाँ, इनके बारे में एक बात और कही गई है कि इसके एक सिक्के पे शिव को दिखाया गया है, वो बैल के साथ खड़े हैं। तो अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये हिंदू धर्म का अनुयायी था और इसने शिव को ही पूजा होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि सिक्कों पे उन्होंने देवी देवता की जो मूर्तियां, चित्र बनवाए हैं, लेकिन हो सकता है ये शिव को मानता हो। तो हम मोहर नहीं लगा देंगे कि ये शिव को ही मानता है, लेकिन हमारे पास इसका एविडेंस है कि वो शिव धर्म में विश्वास रखता है। तो उसके बाद एक और इसके बारे में बात कही गई है। इसके समय में चाइना का एक किंग है जो हमले कर रहा है, पैन चाओ। तो उसने इसके इलाके पे भी हमला किया, इसने युद्ध को स्वीकार भी किया। इसने अपने सेनापति को भेजा, सिख इसका वायसराय था, तो इसने उसको युद्ध करने के लिए भेजा 70,000 घुड़सवार सेना के साथ। पर ये उस चाइनीज सेनापति पैन चाओ से हार जाता है, तो ये उसको ईयरली टैक्स देना भी स्वीकार करता है। तो ये इसका, हालांकि ये युद्ध प्रेमी था, बहुत ताकतवर था, बहुत इलाके जीते, लेकिन उससे हार जाता है। तो ये उसके एक तरह का एक उसके ऊपर ये कलंक माना गया है कि इस युद्ध को वो हार जाता है, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उसने बहुत सारे युद्ध भी जीते हैं। तो वो एक महान राजा रहा है। और जो हमारे पास कैजुल कैडफोसिस है, इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि हमारे पास एक बुक है वीडी महाजन की। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कैडफोसिस ने द्वितीय ने, जो दूसरा कैडफोसिस है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ कि जिसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए हैं, कैडफोसिस द्वितीय ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए हैं। उसके सिक्कों पर ये उपाधियां दी गई हैं जो मैंने आपको मेंशन की हैं। तो ये हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि सोने के सिक्के चलाने वाला ये एक राजा है। इसके अलावा जो कैडफोसिस प्रथम है, इसके भी हमें सिक्के मिले हैं। उसके सिक्कों में एक बात लिखी हुई है, देखें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। सिक्कों पर काबुल के अंतिम यूनानी शासक हर्मियस का नाम दिया है। तो जो ग्रीक हमने पढ़े हैं उसमें से हर्मियस का नाम इसके सिक्कों पे मिल जाना कैडफोसिस प्रथम के, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है उसके सिक्कों के ऊपर? मुद्रा लेख, मैंने आपको बताया था कि उस समय मुद्रा लेख चलता था, सिक्कों के ऊपर लिखा जाता था कुजला कसा कुषाण प्रमुख का जो धर्म में प्रतिष्ठित है और वह सत्य का धर्म है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके समय के सिक्के मिले हैं वो कुषाण वंश के ही सिक्के हैं। तो इसके ही सिक्कों पे हर्मियस का नाम होना, और देखें
सिद्ध होता है कि हर्मियस इसका जो था वो समकालीन शासक था। तो ये उनके ही समय में है। हम देख रहे हैं कि शक भी उसी वक्त हैं, यवन भी आसपास का समय है और पल्लव भी आसपास के समय में है। उसी समय कुषाण आते हैं और ये भी माना गया है कि ग्रीक लोगों को हराने वाले कुषाण हैं, उनका शासक खत्म करके शासन को इन कुषाणों ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश का सुप्रसिद्ध राजा जिसे बोलते हैं ताकतवर राजा, जिसके समय में ये भी माना गया है कि बुद्ध धर्म में महायान धर्म भी इसी समय में शुरू हुआ है। बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ है, बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं, बहुत कुछ है जो पढ़ने वाले हैं। वो है अगला राजा हमारा कनिष्क। तो हमने पढ़ लिया कि जो कुषाण वंश है भारत में कैसे सेटल हुआ। जो कैडफोसिस है, कुजल कैडफोसिस है, वो एक कुषाण शासक है। उसने कोशिश की कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार करे। फिर उसके बाद विम कैडफोसिस आता है और वो भारत के कई इलाके जीत लेता है और वो उसकी बड़ी प्राप्ति मानी गई है। तो आप पहले इसको नोट करें, ये सारा जैसे मैंने यहाँ पे जो कुछ लिखा है, फिर उसके बाद मैं आपको इसके आगे पढ़ाने वाली हूँ। देखें कि कैसे मैंने अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हैं, कनिष्क का टाइम पीरियड अलग अलग दे रखा है, तो आप ये सारा नोट कीजिए। बात कर रही हूँ मैं विम कैडफोसिस की, तो वो पहला कुषाण शासक माना गया जिसने भारत के बहुत सारे इलाके जीते हैं। तो वैसे उसको कैडफोसिस दूसरा भी कहते हैं और विम कैडफोसिस भी बोलते हैं। तो हमने देखा पंजाब में उसने गंगा घाटी के मैदान तक जीत लिए हैं। उसके सिक्कों पे उसके बारे में जानकारी मिलती है। और कुषाण साम्राज्य के बारे में ये कहा गया है एक ऐसा समृद्ध साम्राज्य है जिसमें आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और जो विदेशी हमलावर हैं उनमें से, जैसे हमने विदेशी हमलावर पढ़े हैं शक, यवन, पल्लव, तो उनमें से ये कुषाण ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया है। राजनीति भी अच्छी रही है, साथ साथ मध्य एशिया में, चाइना में, जापान में, मंगोलिया तक भारत की जो हमारी जो लिटरेचर है, जो हमारा कल्चर है, वो सब कुछ विदेशों तक कैसे पहुंचा है, इनकी वजह से पहुंचा है। तो हम शुरू करते हैं कनिष्क के बारे में। कुषाण वंश में सबसे ताकतवर शासक जो कनिष्क माना गया है। अब इसके टाइम पीरियड में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अब देखें, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले तो हमने कुछ एक एक दो दो साल का कन्फ्यूजन देखा है, इसमें तो बहुत बड़ा जिसे बोल सकते हैं गोपाल, सारा एक घोटाला ही है ये। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक अंत में तो ऐसे जगह पे पहुंच जाएं कि हम कह सके कि हाँ ये वही समय है। तो ये है फ्लीट के अकॉर्डिंगली इसका 58 ईस्वी माना गया है समा। रैप्सन कहता है 78 ईस्वी है, 78। सर जॉन मार्शल बोलते हैं 125। तो ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन वो मानते हैं। बीएन पुरी 144 तक मान रहे हैं कि वो 144 में गद्दी पे बैठा है, ये भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। स्मिथ कहते हैं 120 से लेके 162 एडी तक इनका समा है। स्मिथ का विचार बहुत सारे इतिहासकार इसको मानते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन फिर एक बात हमारे सामने आती है जो थोड़ी हटके है। ये माना गया है, कुछ कनिष्क के ही सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि शक संवत को स्थापित करने वाला कौन है? कनिष्क है। तो जो कनिष्क है, अगर उसने शक संवत को स्थापित किया है तो वो तो स्थापित किया गया है 78 ईस्वी में, तो इसका मतलब है इसका समय 78 ईस्वी या इसके आसपास का है। तो फिर ये सारे विचार जुठला दिए जाते हैं। रैप्सन का विचार जो 78 ईस्वी वाला फिर वो सही लगता है। तो ज़्यादातर इतिहासकार अगर 120 वाला मानते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, और अगर आपने 78 ईस्वी लिखना तो आप वो भी लिख सकते हो। तो पहले भी मैंने बताया, एविडेंस ऐसे नहीं है कि हम ठप्पा लगा दें ऐसा ही हुआ है। एशियंट इंडिया में हमारे पास बहुत कुछ ऐसा ही हौच पौच सा है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने इतिहासकारों पे विश्वास रखना पड़ेगा कि जो वो कह रहे हैं कि आखिर इतनी खोज की होगी कि हमें मानना चाहिए। तो कनिष्क के इस समय के बारे में शक संवत क्या है, उसने उस वक्त एक संवत बना दिया कि आज से डेट्स ऐसे ऐसे आगे चलेंगी, तो वो 78 ईस्वी का है। तो ये माना गया है कनिष्क महान शासक है। उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर बौद्धी साहित्य लिखा गया है कनिष्क के समय में, वहीं से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि देखो, चौथी महासभा जो बुद्ध धर्म की है वो किसके समय में हुई है? कनिष्क के समय में हुई है। कहाँ हुई है? कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं बुद्ध धर्म में, ठीक है ना। इसके समय में एक टीका लिखा गया है बुद्ध धर्म में, वो है विभाष शास्त्र। इस महासभा में वो एक लिखा गया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध, महाविभाष जिसे बोला गया है।
इसके ही दरबार में थे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। चरक वो हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, जिसमें वो एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जानकारी दी है उन्होंने मेडिसिन की। तो इतने महान लोग किसके समय के हैं? कनिष्क के समय के हैं। ये इसकी एक प्राप्ति है, अचीवमेंट्स की बात करेंगे हम कनिष्क की। ये भी माना गया है इसने अपनी राजधानी बनाया पुरुषपुर को, जिसे हम पेशावर कहते हैं। और कुछ समय बाद इसके उत्तराधिकारियों ने राजधानी बदल दी, तो दूसरा मेन सेंटर इनका मथुरा रहा है, वो भी राजधानी रही है। और सबसे बड़ी क्या बात है, इस समय में महायान धर्म को स्थापित किया गया है। तो जब हम इसकी प्राप्तियां पढ़ रहे हैं कनिष्क की, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसने सिक्के चलाए हैं कॉपर के। कैसे पता चलता है? इसके समय का एक सिक्का मिला है, उसमें इसको बलि देते हुए दिखाई दिया गया है, ये कि किसी चीज़ की बलि दे रहा है, बलि वेदी के पास खड़ा है, तो वो कॉपर का सिक्का है। और इसके समय में इसने एक शहर बसाया है कनिष्कपुर, वो कश्मीर में, वो भी इसकी एक अचीवमेंट ही है। तो ये सारी अचीवमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं किसकी? कनिष्क की। तो ये उसके टाइम पीरियड को आप क्लियर करें और उसकी प्राप्तियां हम देखने वाले हैं। तो प्राप्तियों में सबसे पहले हम देखेंगे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया। तो एक राजा की बात शुरू कहाँ से होती है? उसके युद्धों से। फिर उसकी प्राप्तियां देखते हैं हम, आर्ट एंड लिटरेचर बाद में देखते हैं। तो ये माना गया है ये उसकी वो लड़ाइयाँ हैं जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। ये भी कहीं ऐसे नहीं है कि लिखा हुआ है इतनी ईस्वी में उसने यहाँ युद्ध किया, हम अंदाजे लगाते रहेंगे। तो भूलना नहीं है हमने अंदाजे कैसे लगाने हैं। हमने इतिहास पढ़ना है, मिथ्यास पढ़ना है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना है, शिलालेख पढ़ने हैं, स्तंभ लेख पढ़ने हैं, एवरीथिंग हमने पढ़ डालनी है। फिर हमने किसी अंत में एक उसके पॉइंट पे पहुंचना है, जो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे कि जो बताएगा कि हाँ ये ज़्यादा नज़दीक है, ये ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार है। जैसे ये मेरा कज़न ताया है, मेरा कज़न मामा है, लेकिन एक रियल मामा है, तो वो ज़्यादा नज़दीकी है। तो ऐसे ही हम इनमें कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसकी हम जीत पढ़ते हैं मगध की। तो ये ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसने मगध पे हमला किया और जीत गया। ऐसा लिखा हुआ है कि वो पाटलिपुत्र गया, वहाँ वो अश्वघोष से मिला। ऐसा भी लिखा है उसने शायद मगध पे हमला किया, लिखा नहीं हुआ है। अंदाज़ा लगाते हैं कि उसने जब मगध पे हमला किया होगा तो वहाँ का राजा उसको पैसे नहीं दे पाया होगा, तो बदले में उसे वहाँ से क्या मिला है? महात्मा बुद्ध का कमंडल, जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, और बुद्ध कमंडल बोलते हैं। अश्वघोष जो एक बुद्ध धर्म का महान व्यक्ति है, वो भी उसको वहीं मिला है मगध से। ये पता चलता है कि उसके पास ये सब था, लेकिन वो मिला कैसे? मगध से उसके पास कैसे आया? इट मीन्स उसने मगध पे हमला किया और मगध से वो जीता। ये भी माना गया वो पाटलिपुत्र गया, अश्वघोष से मिला, अश्वघोष की बातों से प्रभावित हुआ और बुद्ध धर्म भी ग्रहण किया और अश्वघोष को अपने साथ अपनी राजधानी पेशावर में ले आया। तो ये बातें, उसके बाद उसने बंगाल की तरफ भी हमला किया है और बंगाल को भी जीतने की कोशिश की है। फिर आता है कश्मीर। कश्मीर की विजय का भी ऐसे वर्णन नहीं मिलता कि कश्मीर पे गया, हमला किया और जीत गया। कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि चौथी महासभा वहां हुई, तो पक्का कश्मीर उसके पास है। फिर वो कश्मीर में एक अपना शहर बसाता है कनिष्कपुर, इसका मतलब कश्मीर उसके अधीन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो इतनी बड़ी महान सभा कर रहा है, इतने लोग अपने वहां पे लेके जा रहा है, बौद्धियों को बुला रहा है, तो कश्मीर तो पक्का ही उसके अंडर है। फिर है शक क्षत्रप। इसके बारे में जानकारी हमें उसके अभिलेख से मिलती है। उसने लिखा है अपने एक स्तंभ लेख में लिखा है कि 11वें साल में, उसके गद्दी पे बैठने के 11वें साल में उसने अब एक शक क्षत्रप राजा को हराया है, जिसका नाम है चष्टन, जो शक था। हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि शकों ने कुषाणों को हराया है, लेकिन जब कनिष्क का समय है तो ताकतवर कौन है? कनिष्क है। तो वो शकों को हरा रहा है, चष्टन को हरा रहा है। लेकिन जब कनिष्क की मृत्यु हो जाती है, फिर वही शक इनके ऊपर युद्ध करते हैं और कुषाणों को खत्म करते हैं। तो उन शकों को भी गुप्त साम्राज्य में खत्म किया गया है। वो एक लंबे समय तक रहने वाली विदेशी जाति है जो शक हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है उसका अगला युद्ध, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है चीन के साथ। तो चाइना के साथ उसका जो युद्ध है, वो चाइना नहीं जाता, लेकिन किसी मध्य जगह पे उसका युद्ध होता है। चाइना का ही जो उस वक्त का राजा है होती। अब ये कैसे नाम है, आप भी हैरान होते होंगे। तो चाइना के ऐसे ही नाम है, चियांग शेख आप पढ़ोगे, होती, सियूकी हमने देखा, ह्यूनसांग हमने देखा, बहुत सारे ऐसे चाइनीज नाम हैं जो हम ये देखते हैं कि हमसे मैच नहीं करते, हमारे जैसे नाम नहीं होते जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, राम, श्याम, गणेश, रमेश। तो इनके नाम ऐसे ही हैं, तो हंसने वाली बात नहीं है। होती वहाँ का राजा है, वो अपना एक सैनिक भेजता है
हमने पढ़ा वेम कैटफोसिस की भी लड़ाई हुई है ना, पर वो हार गया। तो क्या हुआ, वो हारा तो उसे हर साल एक वार्षिक कर देना पड़ा। तो जब कनिष्क गद्दी पे बैठा तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कनिष्क एक प्रतापी राजा है, तो वो ये माना गया है कि उसने सोचा मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो जब उसने टैक्स नहीं दिया तो होती ने अपनी सेना भेजी कि टैक्स लेके आओ। सेनापति कौन था? पान चाओ, जो हमने पहले भी पढ़ा, बड़ा ही ताकतवर सेनापति माना गया है। तो वो अपनी सेना लेके चल पड़ा भारत की तरफ। इसने अपनी सेना भेजी कनिष्क ने, लेकिन कनिष्क की सेना हार गई। तो फिर कनिष्क ने हिम्मत नहीं हारी, वो कहता मैं खुद जाऊंगा लड़ाई लड़ने। कनिष्क ने फिर से सेना तैयार की, युद्ध लड़ने गया और युद्ध में जीत गया। अब उसके पीछे दो कारण हैं, एक तो कनिष्क ताकतवर राजा है, दूसरा ये जो पान चाओ है इसकी मृत्यु हो गई और अगला सैनिपति बना पान चियांग। तो चियांग शायद चाओ जितना ताकतवर नहीं था, तो जिसकी वजह से कनिष्क जीत गया। लेकिन हमें कनिष्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हो सकता है चियांग भी ताकतवर हो और कनिष्क ज्यादा ताकतवर हो, तो कनिष्क जीत गया। तो चाइना जब हारता है इस युद्ध में कनिष्क से, तो कनिष्क बदले में उनसे 3 इलाके लेता है, खोतान, यारकंद एंड काशगर। खोतान का इलाका, यारकंद का इलाका, काशगर का इलाका उसे मिल जाता है। ये उसकी बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसलिए यह महत्वपूर्ण उसकी जीत मानी गई है। तो अब कनिष्क का इलाका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दूर दूर तक फैल गया है। पंजाब, कश्मीर, सिंध, मगध, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बैक्टीरिया के अलावा ये 3 और इलाके उसके इलाके में शामिल हो गए हैं। ये है कनिष्क की वो प्राप्तियां जिसमें उसके युद्ध की कला का पता चलता है। अब ये माना गया है, जैसे हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि वो पहले युद्ध लड़ता है कलिंग का, फिर वो बहुत प्रभावित होता है, खून खराबा देखता है, फिर सोचता है नहीं मुझे युद्ध नहीं करने हैं, मैं क्या करूंगा, उसने बुद्ध धर्म अपना लिया। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? बुद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसे ही ये माना गया है कि कनिष्क ने युद्ध किए, सेंट्रल एशिया की तरफ गया, देखा खून खराबा, फिर उसने सोचा नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, तो उसने भी बुद्ध धर्म अपना लिया। तो बुद्ध धर्म को अपनाने वाला ये एक ऐसा शासक है जिसने बुद्ध धर्म को बहुत प्रमोट किया है। अशोक के बाद स्तूप बनाए हैं, विहार बनाए हैं और बहुत सारे बौद्ध लिटरेचर को लिखवाया है। इसकी ये प्राप्तियों के अलावा उसकी अगली प्राप्ति है बुद्धिज्म। ये माना गया है कि इसने 42 साल तक राज किया है। अब आप खुद उसका डिवीजन कर ले, अगर वो 78 ईस्वी में बैठता है तो अगले 42 साल, अगर वो 120 में बैठता है तो अगले 42 साल। तो ईयर हम नहीं भी लिखते तो 42 साल हमें याद रखना चाहिए, ये कंफर्म है। तो उसने बुद्ध धर्म अपना लिया युद्ध से प्रभावित होके। उसने बुद्ध धर्म कब अपनाया? जब वो अश्वघोष से मिला, अश्वघोष ने उसे बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। फिर उसने ये किया कि उसने एक चौथी महासभा बुलाई। फिर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि वो हीन या वो ऐसे कट्टरवादी बुद्ध धर्म को नहीं मान सकते, वो महात्मा बुद्ध को अपना भगवान मानना चाहते हैं, मूर्ति पूजा चाहते हैं। तो वो सब अमेंडमेंट्स, चेंजेस की गई बुद्ध धर्म में, वो किसके समय में हुई हैं? कनिष्क के समय में हुई हैं। तो एक नया धर्म स्टैब्लिश किया गया, महायान। 3 धर्म हमने पढ़े हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो ये सब बुद्ध धर्म में हम पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि बुद्ध धर्म के लिए उसने एक नया धर्म चलाया और बुद्ध धर्म में महायान की शाखा को चलाने के बाद उसने यहाँ पे एक नया ग्रंथ लिखा गया, महाविभाष। और ये भी माना गया है कि जो बौद्ध लिटरेचर है ज़्यादातर वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये जो संस्कृत भाषा है, पहले ये सारा बौद्ध लिटरेचर किस में लिखा गया? पाली भाषा में। अब वो किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, बहुत सारी बुक्स हैं, हम बुद्ध धर्म में पढ़ चुके हैं। कुछ के नाम मैं बोल दे देती हूँ। बुद्ध चरित्र है, सौरानंद है और शरीपुत्र प्रकरण है। ये सब कुछ बुद्ध धर्म का लिटरेचर उस वक्त का हम पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद उसने बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए हैं, बौद्ध विहार। और उसने इसके अलावा ये माना गया है गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट उसके समय में बहुत प्रचलित हुआ है। गंधार आर्ट में मैं आपको गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट एक अलग से क्वेश्चन है, बता चुकी हूँ कि गंधार कला क्या है। तो बहुत सारी मूर्तियां इसके समय में गंधार और मथुरा की बनाई गई हैं, बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए हैं। अब देखें उसमें से एक उसका फेमस है टावर ऑफ पेशावर। पेशावर में बनाया गया है एक मीनार, मीनार को बोलते हैं शाह जी की ढेरी। शाह जी की ढेरी के अंदर एक विहार है और साथ ही साथ 400 फीट ऊपर ऊंचा एक स्तूप है, जो उसके समय में बनाया है। ये उसका
आर्ट है, उस समय की कला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था कनिष्क, उसकी प्राप्तियां, और बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म को आगे चलाने वाला, बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण देने वाला, बौद्ध विहार बनाने वाला, बुद्ध धर्म के बहुत सारे लिटरेचर को लिखवाने वाला, संस्कृत भाषा को प्रमोट करने वाला और बुद्ध धर्म को मारने वाला कौन सा है? कनिष्क है। कनिष्क के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है उसका उत्तराधिकारी हुविष्क। तो जो हुविष्क है वो उसका उत्तराधिकारी ये माना गया है, कनिष्क के दो पुत्र थे, वशिष्क एंड हुविष्क। वशिष्क मर गया कनिष्क के रहते ही, तो गद्दी किसे मिली? हुविष्क को मिली, उसके छोटे पुत्र को। हुविष्क ने भी एक शहर बनाया है कश्मीर में, हुविष्कपुर है उसका नाम। इसका समय है 106 से लेके 130 ईस्वी तक। और ये माना गया है उसने भी सिक्के बनाए हैं, और उसके सिक्कों में शिव, विष्णु और स्कंद भगवान के चित्र मिलते हैं। और इसने अपनी राजधानी बदल के कौन सी बना दी? मथुरा। तो मैंने आपको बताया दो मेन है इनके हेडक्वार्टर्स, पेशावर एंड मथुरा। तो मथुरा को राजधानी बनाने वाला कौन सा है? हुविष्क। हुविष्क के बाद गद्दी पे बैठता है वासुदेव। तो जो वासुदेव है उसका उत्तराधिकारी, और ये भी एक ताकतवर राजा माना गया है। ये माना गया है कि वासुदेव के बाद जो राजा गद्दी पे बैठे वो कायर, निर्बल निकले, वो हमलों का, विदेशी हमलों का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन हुविष्क और वासुदेव अच्छे राजा थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद वासुदेव दूसरा, कनिष्क दूसरा गद्दी पे बैठता है, और फिर वो शकों के हमलों को, या कोई और दूसरे हमलावर हैं उनके हमलों को सह नहीं पाते, और कुषाण वंश का खात्मा हो जाता है। लेकिन कुषाण वंश, मैंने आपको बताया कि विदेशी हमलावरों में से जो हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ा है उसमें हमने शक, यवन, पल्लव पढ़े हैं। उनमें से सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा भारत को देने वाला कुछ देन जिसकी है वो कौन है? वो कुषाण है, जिसमें से ताकतवर राजा माना गया है कनिष्क। और कई लोग तो इसे ही कुषाण वंश का सही राजा मानते हैं कि यही राजा है एक सही मायने में कुषाण वंश का। उससे पहले और उसके बाद जो राजा हैं उनका कोई इतना महत्व नहीं है। तो कनिष्क और उसकी प्राप्तियां, यही उसकी प्राप्तियां हैं, कुछ इलाकों को जीतना, बुद्ध धर्म का प्रचार करना, गंधार कला, मथुरा कला का प्रचार करना, इतना सारा बुद्ध धर्म का लिटरेचर, और वो भी संस्कृत भाषा में जो पहले पाली भाषा में लिखा जाता था, और कुछ भवन बनवा देना, ये स्मारक बना देना, बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप बना देना, ये उसकी सारी प्राप्तियां हैं। थैंक यू सो मच।